नमस्कार साथियों, कैसे हैं? सभी के लिए लेके आ चुके हैं 2025 के 21 अगस्त के क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है लोगों की मेरे इस सीरीज़ से, तो आप भी देखिए और समझिए, पढ़िए। टॉपिक ज़रूर कॉपी होता है, क्वेश्चन कॉपी हो या ना हो, रिपीट हो या ना हो, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। तो पहले प्रश्न के ऊपर मूव कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 21 अगस्त में पहली शिफ्ट का। चलिए पहला प्रश्न है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? न्यायमूर्ति BR गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। संजीव खन्ना से लिया गया, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की? यानी कि कंप्यूटर से प्रश्न बना है, सबसे बढ़िया प्रश्न पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करके क्या हो जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें ब्राउज में खुले हुए टैब में एक स्विच आ जाता है कि आप जैसे ही उसको टैग करेंगे तो दूसरी स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भी लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस टैब को दबाएंगे तो वो टैब चेंज हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो फास्फोरस जो है इसकी मात्रा बिल्कुल प्रोटीन में नहीं होती है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड आफ्टर गाजा किताब किसने लिखी है? जाहिर सी बात है पंकज मिश्रा ने ये किताब लिखी है। मैंने आपको बोला था बुक एंड ऑथर से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, डेली देख के जाइएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 2006 को ये स्थापना हुई थी। NDMA की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर मूव कर लेते हैं। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? जैसे कि पंचवर्षीय योजना बहुत आती है, तो हरित क्रांति भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से लेके 1966 के दौरान शुरू की गई थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य उच्च उत्पादकता वाली फसलों को अपनाना और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान 2025 में किसको मिला था? 2025 में ऑफिसर ऑफ द आर्ट का सम्मान भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया और कला इतिहासकार डॉक्टर अलका पांडे को मिला था। पायल कपाड़िया का मुंबई में और अलका पांडे को फ्रांसीसी दिल्ली में। ये फ्रांसीसी सम्मान है, यानी कि जो अवार्ड है वो फ्रांसीसी अवार्ड है। पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 ने किस निकाय की स्थापना की थी? तो जाहिर सी बात है नियंत्रण बोर्ड की। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटका का लोक नृत्य है। बहुत पूछे जा रहे हैं, लोक नृत्य याद करके जाइए। हु वॉज द अवॉर्डेड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर? यानी कि पूछा जा रहा है पद्मश्री अवार्ड 2025 में किन किन को मिला है, तो उनकी ये लिस्ट है, सब आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि श्री अटल कुमार बोरो, श्री अरुणोदय साहा, है ना, ये सब। तो ये पूरा नाम है, एक बार देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। श्री MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा केरल पद्म भूषण में दिया गया था। अगला प्रश्न है, ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य मैं आपको बता दूं, जैसे कि RFID चिप लगी होती है इसमें इंसान का बहुत अच्छे से आप चेकअप हो पाता है कि वो फ्रॉड तो नहीं है, फिंगरप्रिंट वगैरह, चेहरे की पहचान, ये सब कुछ आ जाता है। सत्यापन तेज अधिक सुरक्षित होता है। इसके अलावा ये इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है, यानी कि सिंपल इज दैट। ई पासपोर्ट का मतलब है एक आइडेंटिफिकेशन इंसान की जो कि बहुत अच्छे से निष्पक्ष रूप से की जा सके। इसका यही आंसर है, ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य यही था, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, डिजिपिन से कौन संबंधित नहीं है? तो डिजिपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, इट इज़ अ फुल फॉर्म डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, भारत डाक सेवा यानी कि इंडिया पोस्ट द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें IIT हैदराबाद
और राष्ट्रीय रिमोट सोर्सिंग सेंटर यानी कि NRSC, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का हिस्सा है। डिजिपिन एक डिजिटल पता प्रणाली है जो प्रत्येक 4x4 मीटर के क्षेत्र को एक 10 अक्षरीय अल्फान्यूमेरिकल कोड के द्वारा में दर्शाती है, जिसमें स्थान की सटीक पहचान संभव होती है। ठीक है, इसलिए डिजिपिन से संबंधित संगठन है भारत डाक सेवा, इंडिया पोस्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, लेकिन डिजिपिन से संबंधित नहीं है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। असम में 171 कथित फर्जीवाड़ा मुठभेड़ की जांच का जिम्मा किसको सौंपा गया? तो ये असम में 171 जो कथित फर्जीवाड़ा था वो सौंपा गया AHRC यानी कि असम ह्यूमन राइट्स कमीशन। यह आदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें कहा गया कि AHRC इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और बहुत अच्छे से शीघ्र जांच करे। ठीक है, ये बताया गया था असम में 171 कथित जो फर्जीवाड़े मुठभेड़ थी उनके ऊपर। ठीक है, आगे प्रश्न पे मूव कर लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था, यानी कौन सी सेंचुरी में हुआ था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BCE में हुआ था। यह वैदिक धर्म की पारंपरिक व्यवस्थाओं के विरोध में एक नए आध्यात्मिक और दार्शनिक आंदोलन के रूप में उभरे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने इसी समय में अपनी शिक्षाओं को प्रसारित किया। अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री शैलियों से किस पर्वत का निर्माण हुआ? तो सेडिमेंट्री शैलियों से मुख्य रूप से विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ। विंध्य पर्वत अवसादी चट्टानों से बने हैं जो प्राचीन महासागरों में जमा होने वाले तलचट्टों से उत्पन्न हुए हैं। हिमालय का निर्माण तो प्लेट विवर्तनिक और संपीड़न में हुआ है, जबकि अरावली सबसे प्राचीन भूमि आकृति है और रूपांतरित है। अगला प्रश्न, बुरहान उल मुल्क की स्थापना कब हुई थी? बुरहान उल मुल्क जिन्हें शहादत खान के नाम से भी जाना जाता था, 1722 में अवध राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। बुरहान उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? 1724 ईसा पूर्व ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आप याद करिएगा हमेशा, और टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक को पढ़ के जाइए। स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि वह भूमि होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पशुओं को चराने या चारे के लिए किया जाता है। यह भूमि कृषि भूमि यानी कि एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में गिनी जाती है, क्योंकि इसका उपयोग सीधे पशुपालन और कृषि आधारित आजीविका से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ के इसलिए जाइएगा क्योंकि हो सकता है 1-2 प्रश्न रिपीट मिलें और आपको टॉपिक का अंदाजा हो। ठीक है, बिल्कुल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये हेल्पफुल है बहुत लोगों के लिए। सबने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आप जो क्लास लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ किसी के साथ हम इस क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और बहुत ज़्यादा पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।